नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शॉर्ट हैंड हाउस पर। दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्रारंभ होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान एकजुट हुए अफसरों ने पिछले दिनों जो तेवर दिखाए वह चिंताजनक है। इसे सरकार हल्के में ले रही है। अफसरों के ये तेवर दिखना चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि इससे प्रशासनिक तंत्र में ऐसी खाई बनती दिख रही है जो न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली साबित हो सकती है बल्कि विकास कार्य भी बाधित कर सकती है। इसमें दो राय नहीं कि पिछले कुछ समय से एसीबी की कार्यवाही से भ्रष्ट अधिकारियों में खौफ भी पैदा होने लगा है। एसीबी ने पिछले 8 साल में अखिल भारतीय सेवा के 18 अधिकारियों को घूस लेते पकड़ा है, जिनमें 7 आईएएस, 2 आईपीएस और 4 आईआरएस शामिल है। पिछले 1.5 वर्ष में एसीबी 11 आरएएस को भी रिश्वत लेते गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। 6 से अधिक आरपीएस पर भी कार्रवाई की गई है। जो घटनाक्रम हुआ उसमें एसीबी ट्रैप कार्रवाई के दौरान एक सीनियर आरएएस को पूछताछ के लिए मौके पर बुला लिया तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सीनियर अफसर मुख्य सचिव तक पहुंच गए। मुख्य सचिव की ओर से जिम्मेदारों पर कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बावजूद अफसरों का आरोप था कि उन्हें लक्ष्य करके एसीबी कार्रवाई कर रही है। एसीबी अफसरों से माफ़ी मंगवाने के सुझाव को भी इन अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया और निलंबन पर अड़े रहे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरक्षित वर्ग के अधिकारियों ने भी एसीबी पर हमला बोला। आरक्षित संवर्ग के अफसरों ने महासंघ के पदाधिकारियों ने एसीबी पर आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को फंसाने का आरोप लगाया। कहा गया कि एसीबी के अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवा ली जाए, वे भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एसीबी ने स्पष्टीकरण भी दिया कि वह किसी को टारगेट करने के बजाय शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई करती है। पिछले दिनों एसीबी अफसरों की बैठक में टॉप करप्ट ऑफिसर्स की एक विभागवार सूची तैयार कर उन पर नजर रखने के फैसले से भी राज्य की नौकरशाही में हलचल है। सरकार को देखना होगा कि ऐसे में न तो एसीबी हतोत्साहित हो न ही अधिकारियों के आपसी संबंध बिगड़े। सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ और सख्त कदम उठाने होंगे। उसे अभियोजन स्वीकृति के मुद्दे पर भी ठोस और त्वरित नीति बनानी होगी, क्योंकि सरकार के पास आज भी 399 अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित है। जो लोग क्रमानुगत विकास में विश्वास नहीं करते वे कभी उस वायरस से नहीं मिले जो कोविड-19 का कारक है। कारण कि वायरस के रोजाना अरबों की संख्या में प्रतिरूप बनते हैं। वे अनियमित आनुवांशिक उतार चढ़ाव और स्वाभाविक चयन की प्रक्रिया का खुलासा करते हैं जो किसी फिल्म की तरह दिखता है। जिस वायरस को हमने करीब 2 साल पहले देखा था वह अब उस वायरस के जैसा नहीं है जो संक्रमण फैलाने का कारण बना। मानव का विकास वायरस के मुकाबले धीमी गति से होता है, लेकिन हमारे पास जीवित रहने के लिए एक कुदरती उपहार है, सीखना। वायरस के जितने ज़्यादा स्ट्रेन होंगे वे निश्चित तौर पर ज़्यादा रूपांतरण पैदा करेंगे। इससे ऐसी संभावना बढ़ जाती है कि नया वेरिएंट मौजूदा से अधिक भयावह ही होगा। महामारी के बारे में यह एक सोच है। 2019 के अंतिम सप्ताह तक वायरस का केवल एक ही रूप था और इसके बारे में मानव की जानकारी शून्य। वायरस की विकास यात्रा बना मानव की जानकारी बढ़ने का नतीजा हम 2022 में देख रहे हैं। अब हम वायरस के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। खुली जांच के जरिए खोजी गई वैक्सीन और एंटीवायरल दवाओं ने कोविड-19 को अब तक कम जानलेवा बीमारी में तब्दील कर दिया है। हालांकि वायरस के क्रमानुगत विकास ने इसे अधिक संक्रामक बना दिया है। दुर्भाग्य से एक और महामारी के बारे में चर्चा होने लगी है। संभवतः यह विश्व अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा दे। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में संक्रमण के मामले बहुत कम हैं। वहां पिछले 1 महीने से लॉकडाउन लगा है। सरकारी सेंसरशिप के बावजूद खाने की कमी और क्वारंटीन केंद्रों में स्वच्छता न होने की भयावह कहानियां फैलने लगी है। चीन में अन्य बड़े शहर भी
लॉकडाउन की चपेट में है। कुल मिलाकर इन सुस्त पड़े क्षेत्रों की भागीदारी चीन की अर्थव्यवस्था में लगभग 40% की है। दुनिया में पहले ही कई समस्याएं चल रही है, जैसे यूक्रेन संकट, अमेरिका की मुद्रास्फीति, ईंधन की आसमान छूती कीमतें। इन सभी को मिलाकर देखें तो आशंका है कि चीन खुद को आर्थिक मंदी की ओर धकेल रहा है। अनुमान है कि अगला लॉकडाउन बीजिंग में लगेगा। इसी के चलते यहाँ के लोग सामान जमा करने में जुट गए हैं। वायरस भी अपने विकास क्रम में आगे बढ़ गया है, लेकिन लगता है चीन ने कोरोना के खिलाफ विश्वव्यापी जंग से कुछ नहीं सीखा। जीरो कोविड के असंभव लक्ष्य को पूरा करने की जिद में राष्ट्रपति शी जिनपिंग एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। चीन के ये हालात रूस से मिलते जुलते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को लहूलुहान कर उसकी स्वाधीनता छीनना चाहते हैं। अधिनायकवादी सरकारें बाहर से मजबूत दिखती हैं, लेकिन वे अपने फैसलों को थोपने और बहस की गुंजाइश न छोड़कर कुछ भी सीखने और उसके आधार पर विकास से राष्ट्रों को वंचित रखती है। आमतौर पर नवाचार नेताओं के माध्यम से ही होते हैं, न कि भीड़ से। फैसले ही किसी नेता की छवि को बनाते बिगाड़ते हैं। अधिनायकवादी नेता दबे हुए असंतोष के स्वरों से भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका हर फैसला सही है। अमेरिका व सहयोगी लोकतंत्रों के लिए एक चुनौती यह भी है कि वे अनियंत्रित बहस की ताकत को पहचानें। इन्हीं से नए विचार सामने आते हैं। शी की जीरो कोविड नीति यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि चीन की एक दलीय सरकार पश्चिम के मानवाधिकार आधारित मॉडल से अपनी ही निगरानी तंत्र को बेहतर मानती है, लेकिन वे भूल रहे हैं कि 2022 के वायरस से लड़ने के लिए 2020 का ही तरीका अपना रहे हैं, जो विफल होना तय है। लगता है कुछ लोग कभी सीखना नहीं चाहते। बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार नए सर्विस क्षेत्र चिन्हित करे। मनोरंजन के क्षेत्र, वित्तीय सुविधाओं के क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। सूचना तकनीक के साथ ये सभी क्षेत्र रोजगार सृजन में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में विस्तार की संभावनाएं हैं, उन्हें तुरंत बढ़ाया जाए। कोरोना के संकट ने भी यह समझाया है कि भारत में चिकित्सा सुविधाओं का क्षेत्र बहुत कमजोर है, इसलिए अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री को विस्तार देना अत्यंत आवश्यक है। इसी से संबंधित फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर काफ़ी संभावनाएं हैं। इन सब के अलावा शिक्षा का आधुनिकीकरण बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए एक मजबूत विकल्प के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है। थोड़े से अंतराल में छोटी सी बात पर दो गुटों का आपस में भिड़ना और बाद में सांप्रदायिक तनाव के पिछले दिनों बने हालात चिंताजनक है। थोड़े ही अंतराल में पिछले दिनों करौली के बाद जोधपुर और अब भीलवाड़ा के सांगानेर में बने तनाव के हालात बताते हैं कि राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश के लिए ऐसे माहौल से निपटना बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। सरकार के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी और हर वर्ग समुदाय में शांति की चाह रखने वालों के लिए भी। खासकर जोधपुर जैसे शहर, जिसे प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, के लोगों के लिए उपद्रव की घटनाएं इसलिए भी दुखद हो जाती है कि यह शहर अपनी मिठास, अपनायत, अप्रतिम संस्कृति के लिए देश दुनिया में अलग पहचान रखता है। जिस शहर में आज़ादी के बाद हुए बंटवारे के दौरान भी दंगा नहीं हुआ, वहाँ मामूली बात पर दो गुटों का भिड़ जाना और पूरे परकोटे शहर और इससे सटे 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लग जाना यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द को आखिर किसकी नज़र लग गई। पहले करौली और इसके बाद जोधपुर में दंगों के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद की गई और इसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया, जबकि जो घटनाएं इसका कारण बनी उन्हें सजगता से टाला भी जा सकता था। बातचीत से तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। हाल की जो घटनाएं हुई है उनमें प्रशासनिक संवेदनशीलता का अभाव नजर आया है। खासकर धार्मिक कार्यक्रमों के पहले ही दोनों पक्षों के बीच आपसी समझाइश और बातचीत से विश्वास कायम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालात बिगड़ते हैं तो प्रशासन का कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त एहतियाती कदम ही नजर आते हैं। कर्फ्यू की लंबी अवधि हर तरह से समूचे समाज और जनमानस को प्रभावित करती है। काम धंधे चौपट हो जाते हैं। कुछ लोगों का करा धरा पूरा समाज झेलता है। समाज के सभी लोगों, खासकर राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों का भी यह कर्तव्य बनता है कि वे हालात सुधारने की दिशा में मिलकर काम करें।
कई बार अनावश्यक बयानबाजी आग में घी डालने का काम करती है। हालात क्यों बिगड़े और सद्भाव की बहाली कैसे हो, इस पर मनन करना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। यह तभी संभव है जब हम स्वार्थ से परे होकर सामाजिक समरसता की चिंता करेंगे। आजकल गर्मी का मौसम है तो लोग ठंडे स्थानों की तरफ भाग रहे हैं। हर कोई पहाड़ पर जाने के लिए बेताब दिख रहा है, तो सोचा क्यों न अपने लिए भी एक ऐसी जगह तलाश की जाए जो पर्यटन के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण के लिहाज से भी अच्छी हो। यह सोचकर हम निकल पड़े खिरसू। खिरसू उत्तराखंड का एक गांव है जहां से बर्फ से लदे पहाड़ और केंद्रीय हिमालय की तमाम ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई देती है। ज़्यादातर लोग यहाँ के मौसम और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने के लिए आते हैं। यहाँ से हिमालय का सुंदर और मनमोहक नज़ारा देखा जा सकता है। स्टॉप 160 शब्द प्रति मिनट की गति से थी ये डिक्टेशन। इसका बार बार अभ्यास करिए और इसको ट्रांसक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।